Nursery School. How are you all? I wish you are all well. Okay, so today we are going to continue the remaining exercise of our first chapter. ठीक है, तो हम हमारे फर्स्ट चैप्टर की रिमेनिंग एक्सरसाइज कंटिन्यू करते हैं. ओके, जस्ट अ व्हाइल कंटिन्यू करते हैं हम हमारी एक्सरसाइज. ओके, तो हमने कल कहाँ तक किया था? हमने डी तक किया था, ऑब्जेक्टिव डी तक किया था, जिसमें हमने देखा था फिलिंग द ब्लैंक्स विद ऑप्शंस. वन वर्ड में हमने आंसर्स दिए थे, ट्रू फॉल्स विद रीजंस बताए थे, ऑड वन आउट बताया था, राइट. तो अभी हम देखेंगे ई, जिसमें हमें कंप्लीट द सेंटेंस करना है. वी आर नॉट हैविंग एनी ऑप्शन, वी हैव टू फिल द ब्लैंक विदाउट एनी ऑप्शन. ओके, तो ई में आपको क्या करना है? कंप्लीट द सेंटेंस. व्हाट वी हैव टू डू? कंप्लीट द सेंटेंस. ओके, हमें सेंटेंस को कंप्लीट करना है, जिसमें आपको पहला क्या दिया है? आप लोगों को क्वेश्चन दिखाई दे रहा है इधर, ठीक है. तो उसमें से पहला क्या है, देखिए, पार्टनरशिप प्रॉफिट एंड लॉसेस इन डैश रेशियो इन द एब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड. जब पार्टनरशिप डीड में हमने कुछ डिसाइड नहीं किया रहता, तो पार्टनर्स कैसे प्रॉफिट शेयर करते हैं? हाउ दे आर शेयरिंग द प्रॉफिट? पार्टनर्स शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द इक्वल रेशियो, राइट. कैसे शेयर करते हैं? अगर हमने एग्रीमेंट में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में डिसाइड नहीं किया, देन पार्टनर्स आर गोइंग टू शेयर द प्रॉफिट हाउ? इक्वली, राइट. तो उनका रेशियो क्या रहेगा? इक्वल रेशियो. उनका रेशियो क्या रहेगा? इक्वल. ओके, देन आफ्टर सेकंड, रजिस्ट्रेशन ऑफ द पार्टनरशिप इज डैश इन इंडिया. जो पार्टनरशिप फॉर्म है उसका रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है क्या? नहीं, कंपलसरी नहीं है, एक्सेप्ट महाराष्ट्र. महाराष्ट्र एक स्टेट है जहां पर रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है. किसका? पार्टनरशिप फॉर्म का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है. अदरवाइज इन द अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपलसरी. तो हमें क्वेश्चन दिया उन्होंने, रजिस्ट्रेशन ऑफ द पार्टनरशिप इज डैश इन इंडिया. नो, रजिस्ट्रेशन ऑफ द पार्टनरशिप इज ऑप्शनल इन इंडिया. डैश में हम क्या भरेंगे? ऑप्शनल, राइट. registration of the partnership firm is optional in India. Okay, then after third क्या दिया है? partnership business must be dash. partnership business क्या होना चाहिए? legal, lawful होना चाहिए, right. तो partnership business में किसी भी illegal activity conduct नहीं करना चाहिए. तो उन्होंने fill in the blank में हमें दिया है partnership business must be dash. तो हम क्या बोलेंगे? partnership business must be lawful, right. then हम बोलेंगे partnership business must be lawful. Then after fourth one, उन्होंने क्या दिया है हमें? Liability of the partnership firm is dash. Partners की liability firm में क्या रहती है? Unlimited रहती है ना? What do you mean by unlimited liability? Unlimited liability means if the assets of the firm are not sufficient to pay out the debt, then the personal assets of the firm can be used for paying the debt, right? Means अगर firm की asset काफी नहीं है कर्जा चुकाने के लिए firm का, तो फिर पार्टनर क्या है? पर्सनली भी लायबल है कि वो अपना पर्सनल एसेट लेकर आए और फर्म का जो भी लायबिलिटीज है वो पे करे. ओके, तो फिर पार्टनर की लायबिलिटी कैसी रहती है? अनलिमिटेड, राइट. पार्टनर की लायबिलिटी कैसी है? अनलिमिटेड है. देन आफ्टर फिफ्थ वन क्या दिया आपको? द बैलेंस ऑफ द ड्रॉइंग अकाउंट ऑफ अ पार्टनर इज ट्रांसफर टू डैश अकाउंट अंडर द फिक्स्ड कैपिटल मेथड. देखो, फिक्स्ड कैपिटल मेथड में हम दो अकाउंट देखते हैं, एक होता है करंट और एक होता है कैपिटल. तो कैपिटल बैलेंस का पार्टनर का फिक्स कैपिटल मेथड में क्या रहता है? फिक्स रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते. तो सारे चेंजेस होते हैं किसमें? करंट अकाउंट में होते हैं सारे चेंजेस. तो पार्टनर्स का जो ड्रॉइंग है, अगर किसी पार्टनर ने विड्रॉ किया तो वो किसके अकाउंट के डेबिट में जाएगा? कैपिटल के या करंट के? करंट अकाउंट की ना. तो हम इधर क्या लिखेंगे? तो हिज पार्टनर्स करंट अकाउंट. पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिटेड होता है. किस अकाउंट के डेबिट होता है? ट्रांसफर टू हिज डैश अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट. वो किस अकाउंट में ट्रांसफर होगा? पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर होगा, राइट. पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट साइड, राइट. देन आफ्टर सिक्स वन क्या दिया आपको? सिक्स में इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल ऑफ द पार्टनर इज डैश टू इज डेबिटेड टू डैश अकाउंट. उन्होंने बोला है पार्टनर को जो कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाता है वो कौन से अकाउंट के डेबिट में जाता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के या करंट अकाउंट के? तो क्रेडिट में जाता है क्योंकि पार्टनर को मिल रहा है. लेकिन दे कौन रहा है? फर्म दे रही है, इस वजह से फर्म के डेबिट में जाता है. मतलब फर्म के डेबिट में जाता है, मतलब किधर डेबिट में जाता है? पी&एल अकाउंट के डेबिट में जाता है, राइट. तो इन्होंने बोला है कि इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल ऑफ द पार्टनर इज डेबिटेड टू डैश अकाउंट. तो कौन सा अकाउंट किस अकाउंट के डेबिट में जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. हर एक एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होते हैं. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर कैपिटल या करंट के क्रेडिट में जाता है. क्रेडिट में जाता है उनके क्योंकि उनको मिल रहा है, लेकिन दे कौन रहा है? फर्म दे रही है, इस वजह से फर्म के डेबिट में. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाता है, राइट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इधर लिख देती हूँ, मैं पूरा लिख देती हूँ आपको. पी&एल नहीं लिखेंगे, हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखेंगे, राइट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. उसके बाद 7 नंबर का दिया आपको
क्या है, पार्टनर्स आर डैश लायबल फॉर द डेब्ट ऑफ द फर्म। पार्टनर्स कैसे लायबल है फर्म की डेब्ट के लिए, ज्वाइंटली या फिर सेपरेटली। ज्वाइंटली मींस अगर 2 पार्टनर है तो वो मिलके ज्वाइंटली लायबल है, और अगर 2 से ज्यादा पार्टनर्स है तो वो सेवरली लायबल है, राइट। इस वजह से हम क्या बोलते हैं, पार्टनर्स आर डैश लायबल फॉर द डेब्ट ऑफ द फर्म, पार्टनर्स आर ज्वाइंटली एंड सेवरली, ठीक है ना, पार्टनर्स आर ज्वाइंटली एंड सेवरली लायबल फॉर द डेब्ट ऑफ द फर्म। ज्वाइंटली अगर 2 पार्टनर होंगे तो हम बोलेंगे ज्वाइंटली लायबल है, और अगर 2 से ज्यादा पार्टनर तो हम कैसे बोलेंगे, सेवरली। ओके, देन आफ्टर 8th वन, मिलके लायबल है ना, कोई एक सिंगल पार्टनर लायबल, ये मिलके लायबल, इस वजह से बोलते हैं ज्वाइंटली एंड सेवरली। देन आफ्टर 8th वन, पार्टनरशिप डीड इज इन डैश एग्रीमेंट ऑफ द पार्टनरशिप। पार्टनरशिप डीड कैसा एग्रीमेंट है, पार्टनरशिप डीड कैसा एग्रीमेंट है, पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप इज डैश ऑफ द पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप डीड मींस क्या, रिटन एग्रीमेंट है ना, पार्टनरशिप डीड इज द रिटन एग्रीमेंट ऑफ द पार्टनरशिप, रिटन एग्रीमेंट। पार्टनरशिप डीड क्या है, रिटन एग्रीमेंट जब हम करते हैं पार्टनर्स तो उसे बोला जाता है पार्टनरशिप डीड। ओके, देन 9th वन क्या दिया आपको, द विड्रॉल बाय द पार्टनर फॉर द पर्सनल यूज फ्रॉम द फर्म इज डैश टू हिज अकाउंट। देखो, जब पार्टनर विड्रॉ करता है पर्सनल यूज के लिए फर्म से तो उसे क्या बोला जाता है, ड्रॉइंग, और वो उसके अकाउंट में, टू हिज अकाउंट, डैश टू हिज अकाउंट मींस उसके अकाउंट में हम कहाँ पे डालते हैं, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट के किधर डालते हैं, डेबिट में डालते हैं ना, इस वजह से उन्होंने बोला डैश टू। The withdrawal by the partner from the firm for the personal use is dash to his account, is debited to his account, right? तो हम इधर क्या लिखेंगे, debited। ओके, उसके बाद है 10th वन, क्या दिया आपको, कमीशन पेबल टू द पार्टनर इज डैश ऑफ द फर्म। पार्टनर को जब भी कमीशन देना है तो पार्टनर को तो प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि पार्टनर को मिल रहा है, लेकिन दे कौन रहा है, फर्म दे रही है। फर्म का क्या है, लॉस बोल सकते हैं या फिर एक्सपेंस बोल सकते हैं, राइट। तो हम क्या बोलेंगे, इज डैश ऑफ द फर्म इज द एक्सपेंडिचर ऑफ द, एक्सपेंडिचर बोल सकते हैं आप, फिर क्या बोल सकते हैं, लॉस ऑफ द फर्म और लॉस, ठीक है। ओके, अभी तक हमने देखा 10 देखिए, अभी 20 है, 10 और बाकी है। क्या है 11 नंबर का देखेंगे हम। 11 पे क्या दिया आपको, 11 पे दिया आपको, when the partners adopt the fixed capital method then they have to operate the dash account। जब पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो करते हैं, ऑपरेट करते हैं, तो उन्हें कौन सा अकाउंट बनाना पड़ता है, पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाना पड़ता है, राइट। क्योंकि कैपिटल बैलेंस तो हम डायरेक्टली लायबिलिटी में ट्रांसफर कर देते हैं। क्यों लायबिलिटी में ट्रांसफर कर देते हैं डायरेक्टली, क्योंकि वो फिक्स रहता है। हम क्या बनाएंगे अभी, पार्टनर्स, मतलब जब हम फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो करते हैं तो कौन सा अकाउंट बनाया जाता है, पार्टनर्स करंट अकाउंट। ओके, ठीक है। उसके बाद 12 नंबर का क्या दिया आपको, if the partner's current account shows dash balance it is shown to the liability side of the balance sheet। हमने क्वेश्चन में देखा है ना, क्या देखा हमने क्वेश्चंस में, सारे क्वेश्चन में अगर पार्टनर्स के क्रेडिट साइड के टोटल ज्यादा आता है ना, तो वो लायबिलिटी में जाता है ना। पार्टनर्स का क्रेडिट साइड टोटल ज्यादा आता है मतलब क्या है, पार्टनर को वो पैसा मिलने वाला है तो कौन देगा, फर्म देगी, लेकिन फर्म जब बंद होगी तब देगी, तब तक के लिए क्या रहेगा, वो लायबिलिटी रहेगा। इस वजह से पार्टनर्स का जब क्रेडिट बैलेंस आता है, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट का जब क्रेडिट बैलेंस आता है तो वो बैलेंस शीट की किधर जाता है, लायबिलिटी साइड में जाता है। तो इन्होंने वही हमें क्वेश्चन पूछा है, तो पार्टनर्स करंट अकाउंट शोज डैश बैलेंस इट इज शोन टू द लायबिलिटी। तो कौन सा बैलेंस पार्टनर्स के बैलेंस शीट की लायबिलिटी में जाता है, क्रेडिट बैलेंस लायबिलिटी में जाता है, राइट। तो इधर हम लिखेंगे क्रेडिट बैलेंस। ओके, देन आफ्टर 13 क्या दिया है, द एक्सपेंसेस पेड फॉर द ट्रेड एक्सपेंसेस आर नोन एज द डैश एक्सपेंसेस। जो हम ट्रेडिंग एक्टिविटी, ट्रेड पर्पस के लिए जो भी पैसा खर्च करते हैं उसे कैसे एक्सपेंस बोलते हैं, ट्रेड एक्सपेंस बोलते हैं, राइट। तो हम इधर लिखेंगे ट्रेड एक्सपेंस। ट्रेडिंग पर्पस के लिए जो भी एक्सपेंस हो रहा है वो कैसा एक्सपेंस है, ट्रेड एक्सपेंस है ना। देन आफ्टर 14 कैश रिसिप्ट व्हिच आर रिकरिंग इन नेचर आर कॉल्ड डैश रिसिप्ट। ऐसा पैसा जो हमें बार बार मिलेगा तो उसे कैसा पैसा बोला जाता है, कौन सा रिसिप्ट है वो, रिवेन्यू रिसिप्ट है। अगले चैप्टर में हम यही सीखेंगे, जो नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न चैप्टर रहेगा उसमें हमें ये बातें सीखने को मिलेगा, रिवेन्यू मींस क्या और कैपिटल मींस क्या। जो पैसा आपको बार बार मिलता है उस पैसे को हम क्या बोलते हैं, रिवेन्यू बोलते हैं। और जो पैसा बहुत साल के अंदर एक बार मिलता है तो उसे बोलते हैं कैपिटल। तो इन्होंने किसकी बात की है, कैश रिसिप्ट विच आर रिकरिंग इन नेचर। रिकरिंग मींस जो बार आएगा आपके पास, उस पैसे उस कैश को क्या बोलते हैं हम, revenue receipt। okay, that is known as a revenue receipt। okay, फिर 15 नंबर का क्या दिया आपको, रिटर्न आउटवर्ड डिडक्टेड फ्रॉम डैश। रिटर्न आउटवर्ड मींस आपने किसी से परचेस किया फिर आप उसको रिटर्न कर रहे हो। परचेस करने के बाद हमने किसी से तो कुछ लिया और उसको बाद हम रिटर्न कर रहे हैं,
तो वो रिटर्न आउटवर्ड मीन बाहर की तरफ रिटर्न हो रहा है, तो मीन वो कैसा रिटर्न हुआ, परचेस रिटर्न हुआ, तो उसको हम किस में से माइनस करते हैं, परचेस में से माइनस करते हैं, राइट। हमने प्रॉब्लम्स में, सारी प्रॉब्लम में देखा है। तो इधर देखेंगे हम किस में से माइनस करते हैं, परचेसेस में से माइनस करते हैं। रिटर्न आउटवर्ड आर डिडक्टेड फ्रॉम डैश, तो क्या है उसका आंसर, परचेस। ओके, परचेसेस में से हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। Then 16(1) क्या दिया आपको, एक्सपेंसेस व्हिच आर पेड बिफोर ड्यू डेट आर कॉल्ड एज डैश। ऐसे एक्सपेंसेस आपने पे कर दिए जो अभी तक ड्यू ही नहीं हुए, जो आपको पे करना ही नहीं, तो वो डेट आई नहीं, उसके पहले ही आपने पे कर दिया, तो वो कैसे एक्सपेंस है, प्रीपेड, मींस हमने पहले ही पे कर दिए, डेट ड्यू होने के पहले ही पे कर दिए, राइट। तो वो क्या हो जाएगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस, राइट। देन आफ्टर 617 क्या दिया आपको, एसेट्स व्हिच आर हेल्ड इन द बिजनेस फॉर अ लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड डैश। ऐसे एसेट जो बिजनेस में लंबे टाइम तक के लिए रहते हैं, उन एसेट को क्या बोला जाता है, फिक्स एसेट बोला जाता है ना, तो वो एसेट कैसे है, फिक्स्ड एसेट। 18 नंबर का क्या दिया आपको, ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ डैश एक्सपेंसेस। ट्रेडिंग अकाउंट कौन से एक्सपेंसेस के बेसिस पे रिकॉर्ड होता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस मींस क्या, ऐसे एक्सपेंसेस व्हिच आर डायरेक्टली रिलेटेड विद द परचेस और द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज नोन एज द डायरेक्ट एक्सपेंसेस, राइट। हमने सब कुछ बेसिक में देख रखा है। तो ट्रेड एक्सपेंस में, ट्रेडिंग अकाउंट में कौन से एक्सपेंसेस रिकॉर्ड होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस रिकॉर्ड होते हैं, राइट। तो ट्रेड अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द डायरेक्ट एक्सपेंसेस, राइट। उसके बाद 19 नंबर का क्या दिया आपको, When commission is allowed to any partner, जब हम किसी भी पार्टनर को कमीशन देते हैं, it is a dash of the business, तो वो बिजनेस का क्या है, एक्सपेंस है ना, राइट। जब भी हम किसी भी पार्टनर को क्या देते हैं, कमीशन देते हैं, वो बिजनेस का क्या है, पार्टनर को तो मिल रहा है, पार्टनर का प्रॉफिट है, लेकिन फर्म का क्या है, एक्सपेंस हो सकता है, लॉस हो सकता है। हम इधर क्या लिखेंगे, एक्सपेंडिचर, राइट। बट 20 नंबर का क्या दिया है, When goods are distributed as a free sample, जब हम गुड्स फ्री सैंपल के जैसे बांट देते हैं, सैंपल के जैसे बांट देते हैं मींस एक डेमो देते हैं कि आप पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, लाइक दैट, है ना। हम बोलते हैं कि आप यूज कीजिए, फिर बाद में मैं डेमो देती हूँ उनको, तो एक प्रोडक्ट हम सैंपल के जैसे देते हैं फ्री में, जब हम गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, इट इज नोन एज द, इट इज ट्रीटेड एज अ डैश ऑफ द बिजनेस, तो उसको बिजनेस का क्या माना जाता है, एडवर्टाइजमेंट। ओके, तो इसका आंसर क्या है हमारा, एडवर्टाइजमेंट। उसको बिजनेस का क्या बोला जाता है, एडवर्टाइजमेंट। ओके, सो दीज वर द फिलिंग द ब्लैंक्स। नाउ वी विल सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एफ क्वेश्चन इज, अभी हमने किया जिसमें हमें कंप्लीट द सेंटेंस करने के लिए बोला गया विदाउट एनी ऑप्शन। वी हैव टू अंडरस्टैंड अवर बेसिक। आप लोगों का बेसिक अगर क्लियर होगा तब आप इसके आंसर्स क्लियरली दे पाएंगे, अदरवाइज अपने पीछे लेक्चर पे जाइए और अपना बेसिक्स क्लियर कीजिए। ओके, तो अभी हम अगला देखेंगे, आंसर इन वन सेंटेंस। ओके, इट विल हेल्प यू, I will give you the answers. Okay, it will help you. Okay, try to write down where all, still I will give the answers. Okay, तो अभी हम देखेंगे one sentence answers. Okay, we will give the answers in the one sentence. Okay, let's start. Answer in one sentence. This is the F. Answer in one sentence. Okay, okay, you have to answer in the one sentence. Okay, first answer क्या है, first question हमें बोला गया है, you can see the question right here. Okay, I will write down the just answers. I am not going to write the questions. You can see the questions on the board. Okay, the first question is what is fixed fluctuating capital. Fluctuating capital किसे बोलते हैं, वो कैपिटल जो चेंज होता रहता है हर साल, उसको क्या बोला जाता है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल बोला जाता है, राइट। फ्लक्चुएशन मतलब सारे चेंजेस होते रहते हैं। आंसर फर्स्ट है हमारा, fluctuating capital is that capital which changes every year. जो क्या होता है, हर साल क्या होता है, चेंज होता है। ओके, तो ये हमारा आंसर है फर्स्ट का। जो फिक्स्ड रहता है उसमें कैपिटल बैलेंस क्या रहता है, फिक्स रहता है, लेकिन ये क्या है जिसमें चेंज होते रहते हैं, राइट। व्हाट इज द पार्टनरशिप, व्हाई इज द पार्टनरशिप डीम्ड नेसेसरी। पार्टनर्स के बीच में जो रिटर्न एग्रीमेंट होता है या फिर कैसा भी एग्रीमेंट, एग्रीमेंट जरूरी नहीं कि रिटर्न, लेकिन एग्रीमेंट रहता है, तो एग्रीमेंट कैसा होता है, वो कैसा भी करे, रिटर्न करे, ओरल करे, इस पर कुछ कंपल्शन नहीं है। लेकिन पार्टनरशिप डीड कंपल्सरी है, एग्रीमेंट कंपल्सरी है। क्यों किया जाता है पार्टनरशिप, वही उन्होंने बोला है, व्हाई इज द पार्टनरशिप डीम्ड नेसेसरी।
तो पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट अगर वो सारी बातें पहले ही डिस्कस करके देख लेंगे तो फिर वो क्या होता है, ज्यादातर एग्रीमेंट रिटर्न में किया जाता है क्योंकि ओरल किसी को याद नहीं रहता, बाद में वो मुकर भी सकता है। तो क्या किया जाता है, एग्रीमेंट कैसे किया जाता है, रिटर्न किया जाता है। क्यों किया जाता है एग्रीमेंट, क्यों किया जाता है, ताकि बाद में कुछ डिस्प्यूट्स ना हो, झगड़े ना हो, राइट, टू अवॉइड द फ्यूचर डिस्प्यूट्स अमंग द पार्टनर्स। तो हम इधर लिखेंगे पार्टनरशिप डीड, partnership deed is necessary to avoid the disputes, to avoid the future disputes among the partners, ताकि पार्टनर्स के बीच में जो भी झगड़े हैं, बाद में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, अगर कुछ होता भी है, डाउट भी आता है, तो वो एग्रीमेंट देख के चेक कर सकते हैं, राइट। तो इस वजह से फ्यूचर डिस्प्यूट, जो भी झगड़े, फ्यूचर डिस्प्यूट मींस झगड़े हटाने के लिए क्या करता है, हेल्प करता है। उसके बाद है आंसर थर्ड, क्या दिया है हमें थर्ड में, देखिए, if the partnership deed is silent in which ratio the partners will share the profit or losses। अगर पार्टनरशिप डीड में अगर किसी पार्टनर ने कोई भी डिसाइड नहीं किया, इसका मतलब क्या है, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। पार्टनरशिप डीड साइलेंट है मींस व्हाट, पार्टनर्स ने किसी चीज के बारे में एग्रीमेंट में डिसाइड नहीं किया। अगर पार्टनर्स ने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में एग्रीमेंट में डिसाइड नहीं किया, मतलब क्या है, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है इस बारे में, तो पार्टनर्स कैसे शेयर करेंगे, पार्टनर्स कैसे शेयर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। ओके, ये कौन बता रहा है, पार्टनरशिप एक्ट बताता है। हम इधर लिखेंगे if the partnership deed is silent, if the partnership deed, if the partnership deed is silent, then partners will share profit and losses इक्वली। पार्टनर्स कैसे शेयर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे क्या बोला गया क्वेश्चन नंबर 4 में, व्हाट इज द फिक्स्ड कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड क्या होता है, पता है ना हमें फिक्स्ड कैपिटल मेथड क्या होता है। फिक्स्ड कैपिटल मेथड वो मेथड है जिसमें आप लोगों को ट्रायल बैलेंस में कैपिटल बैलेंस भी दिया जाएगा, करंट बैलेंस भी दिया जाएगा। लेकिन फिक्स्ड कैपिटल मेथड वो मेथड है जिसमें कैपिटल बैलेंस क्या रहता है, फिक्स रहता है। सारे चेंजेस होते किसमें, करंट अकाउंट में होते हैं, राइट। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में हम दो अकाउंट बनाते हैं, कैपिटल भी करंट भी। तो वही उसका आंसर देना है हमें, व्हाट इज द फिक्स्ड कैपिटल मेथड। तो हम क्या बोलेंगे, फिक्स्ड कैपिटल मेथड इज दैट मेथड, फिक्स्ड कैपिटल मेथड is the method of partners of preparing partners capital account, right। partners capital account बनाने का एक मेथड है partners capital account, in which partners capital balance remain फिक्स्ड, जिसमें पार्टनर्स का कैपिटल बैलेंस क्या रहता है, फिक्स रहता है। ओके, इन दिस मेथड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर करंट अकाउंट आर प्रिपेयर्ड। इसमें दो अकाउंट बनते हैं, एक तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स current account are prepared. Okay, उसके बाद है आंसर फिफ्थ। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है फिफ्थ नंबर का, क्या क्वेश्चन है, हाउ मेनी पार्टनर्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म फॉर्म करने के लिए कितने पार्टनर्स लगते हैं, मिनिमम 2 पार्टनर्स लगते हैं। किसी एक सिंगल पर्सन क्या पार्टनर है, क्या नहीं, एक सिंगल पर्सन तो सोल ट्रेडिंग हो गया, तो जो कम से कम एक से ज्यादा, मतलब कम से कम दो पर्सन तो लगते हैं पार्टनरशिप फर्म क्रिएट करने के लिए, राइट। हम लिखेंगे मिनिमम 2 persons are required, minimum 2 persons are required to form a partnership firm। ओके, ठीक है। अभी तक हमने 5 क्वेश्चन देखे, यहाँ पर आप क्वेश्चन देख सकते हैं ताकि आप लोगों को समझ में हम किस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। आई एम जस्ट राइटिंग द आंसर्स एंड यू कैन सी द क्वेश्चंस। अब मैं ये रब करके हम आगे के 5 आगे के आंसर्स देखेंगे। ओके, तो आई एम गोइंग टू रब इट। ओके,
I hope you understand these questions answers. Okay. अब हम आगे की आंसर्स देखते हैं. ओके, आगे की क्वेश्चंस दे रहा है, आगे के आंसर्स देखते हैं. तो अभी तक हमने 5 देखे. अभी 6 नंबर का क्या दिया आपको? व्हाट इज द पार्टनरशिप डीड? पार्टनरशिप डीड क्या है? पार्टनरशिप डीड क्या है? रिटन डॉक्यूमेंट है जिसमें पार्टनर्स क्या करते हैं? एग्रीमेंट करते हैं और सारी टर्म्स क्या करते हैं? डिसाइड करते हैं. राइट. तो हम क्या देखेंगे? आंसर नंबर 6. राइट. पार्टनरशिप डीड इज written. Partnership deed is a written document of the agreement. Written document किसका? written document किसका है? agreement का है. agreement. Partnership deed is the written document of the agreement among the partners. Among the partners. Right. Partnership deed is a written document of the agreement among the partners. Among the partners. Partnership deed is a written document of the agreement among the partners containing the terms of the agreement. Containing the terms of the agreement. Right. पार्टनरशिप डीड क्या है? एक रिटन डॉक्यूमेंट है जो हम लिखित में जब एग्रीमेंट करते हैं ना, उसमें सारी बातें डिसाइड करते हैं, सारी टर्म्स डिसाइड करते हैं, तो उसे क्या बोला जाता है? पार्टनरशिप डीड. ओके, अंडरस्टूड. देन 7th नंबर, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म? पार्टनरशिप फर्म का ऑब्जेक्टिव क्या है? पार्टनरशिप फर्म का ऑब्जेक्टिव है कि लॉफुल बिजनेस कंडक्ट करना और प्रॉफिट करना, क्योंकि वो ट्रेडिंग फर्म है, इस वजह से उसका मेन मोटिव क्या है? प्रॉफिट अर्न करना. राइट. तो हम क्या देखेंगे? पार्टनरशिप firm's objective is to conduct the lawful business. Partnership firm's objective is to conduct the lawful business and to earn the profit और profit earn करना. राइट. उसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन 8 नंबर का. क्या दिया आपको? What rate of interest is allowed on the partner's loan in the absence of an agreement? अगर पार्टनर फर्म को लोन देता है तो पार्टनर्स किस रेट से, किस इंटरेस्ट से वो पार्टनर को लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो पे करेगा, अगर हमने एग्रीमेंट में ये बातें डिसाइड नहीं की तो अगर हमने एग्रीमेंट में डिसाइड नहीं किया तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली हमें फर्म को कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा पार्टनर को लोन के ऊपर? 6%. ओके. तो हम क्या बताएंगे इधर? interest at the rate of 6% per annum is allowed on partners loan in the absence of an agreement. Okay. मतलब एग्रीमेंट में अगर हमने डिसाइड नहीं किया तो पार्टनर को कितना इंटरेस्ट दिया जाता है? 6%. कौन बताता है ये? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के रूल्स. ओके. देन आफ्टर 9 नंबर का, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ द पार्टनर्स इन द पार्टनरशिप फर्म अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंगली मिनिमम मतलब कम से कम पार्टनर्स कितने लगते हैं? कम से कम 2 तो लगते हैं ना, है ना. तो हमारा आंसर क्या रहेगा? मिनिमम 2 पर्सन्स. 9 नंबर का आंसर क्या रहेगा? आपको जस्ट वन वर्ड में आंसर नहीं देना है, आपको वन सेंटेंस में आंसर देना है. तो आप लोगों को पूरी लाइन लिखनी है. मिनिमम 2 पर्सन्स आर रिक्वायर्ड to form the partnership firm. According to Indian Partnership Act 1932, right? According to Indian Partnership Act 1932. Okay. Then after question number 10, क्या दिया आपको? क्वेश्चन नंबर 10 में व्हाट इज द लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर? पार्टनर की लायबिलिटी कैसे रहती है? अनलिमिटेड रहती है ना. मतलब वो पर्सनली भी लायबल है. अगर फर्म की एसेट काफी नहीं है लायबिलिटी चुकाने के लिए फर्म की, तो पार्टनर कैसे लायबल है?
पर्सनली भी लायबल है, मींस उसकी लायबिलिटी कैसी है, अनलिमिटेड है। अगर दो पार्टनर है तो वो मिलके लायबल है, मींस जॉइंटली लायबल है। अगर दो से ज्यादा पार्टनर्स है तो वो सेपरेटली लायबल है, मतलब सारे के सारे मिलके लायबल है। इस वजह से हमारा आंसर क्या रहेगा, द लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर इज, liability of a partner is, liability of a partner is unlimited, joint and several. All right, okay, ये थे हमारे 10 आंसर। अभी एक और देख लेते हैं हम 11 नंबर का, इन द एब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड में मींस हमने एग्रीमेंट करते टाइम कुछ बातें डिसाइड नहीं की, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द लोन एडवांस्ड बाय द पार्टनर टू द फर्म इज अलाउड। अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो पार्टनर कितने इंटरेस्ट के लोन के ऊपर इंटरेस्ट देगी, 6%। कौन बताता है ये, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 11 इज वन एंड द सेम। ओके, वही लिख देते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 11 इज वन एंड द सेम। ओके, 8 और 11 एक ही क्वेश्चन है, रिपीट किया उन्होंने। हम क्या बताएंगे, इंटरेस्ट at the rate of 10%, sorry 6% per annum is allowed on partners loan in the absence of the partnership deed, in the absence of partnership ओके। पार्टनरशिप डीड में अगर हमने इंटरेस्ट की लोन के ऊपर डिसाइड नहीं किया तो हम कैसे इंटरेस्ट पे करेंगे, 6% से। ओके, ये कौन बताता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बताता है। अभी हमारे और भी प्रॉब्लम क्वेश्चंस बाकी है तो वो हम करेंगे। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चंस आंसर्स। ओके, उसके बाद हमारा 12 नंबर का क्वेश्चन बताता है, व्हाट इज द पार्टनरशिप, व्हाट इज द प्री रिसीव्ड इनकम। व्हाट डू यू मीन बाय द प्री रिसीव्ड इनकम। प्री रिसीव्ड इनकम, प्री मींस पहले, रिसीव्ड मींस आपने रिसीव की, और इनकम मतलब इनकम, राइट। तो क्या है प्री रिसीव्ड इनकम, क्या है, तो मैं आपको क्वेश्चन को तो दिखाई दे रहे हैं, तो इधर आंसर लिखेंगे, प्री रिसीव्ड इनकम मींस the income which you have received in advance, जो आप लोगों ने एडवांस में रिसीव करे उसे बोलते हैं प्री रिसीव्ड इनकम। which we have which is लिखेंगे हम, which is received in advance। ओके, उसके बाद आता है आंसर नंबर 13। क्या बताया आपको, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे पहले। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द एडजस्टमेंट ऑफ द प्रोविजन फॉर द डिस्काउंट ऑन डेटर इन द फाइनल अकाउंट ऑफ द पार्टनरशिप। अगर आप लोगों के पास प्रोविजन है, प्रोविजन मींस रिजर्व है, डिस्काउंट ऑन डेटर, हम अपने डेटर्स को डिस्काउंट दे रहे हैं, तो उसका क्या एडजस्टमेंट होता है, हर एक एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होते हैं, राइट। तो हम इधर लिखेंगे रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, प्रोविजन बोलिए रिजर्व बोलिए की बात है, प्रोविजन फॉर discount on debtors, provision for discount on debtors has two effects। हर एक एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होते हैं, राइट। क्या इफेक्ट है उसका, हम देखते हैं। पहला इफेक्ट क्या है उसका, डिस्काउंट ऑन डेटर्स, डिस्काउंट ऑन डेटर्स इज डिडक्टेड फ्रॉम द डेटर्स। इसको डेटर्स में से हम डिस्काउंट कर माइनस कर देते हैं, क्यों, क्योंकि हम डेटर्स को डिस्काउंट दे रहे हैं। Discount on debtors is deducted from debtors। और उसके बाद दूसरा क्या है, discount on debtors is deducted from the debtors and then after discount on debtors is added to the discount allowed, is added to discount allowed on the profit and loss account debit side। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में हम डिस्काउंट अलाउड में क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। और अगर आप लोगों के पास डिस्काउंट अलाउड नहीं है तो हम क्या करते हैं, पी एंड अकाउंट के डेबिट साइड में लिख देते हैं डायरेक्टली, तो डिस्काउंट ऑन डेटर
right? Okay, understood? Then after 14.1, what is the partner's current account open? When is the partner's current account open? Partner current account कब open करते हैं? जब हम फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो करते हैं तब हम करंट अकाउंट ओपन करते हैं। और हम क्या फिक्स मेथड अपने मन से ओपन करते, अपने मन किया क्या आपका कि फिक्स कैपिटल करेंगे या फिर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल करेंगे? नहीं, ये हमारे मन पे डिपेंड नहीं करता, ये प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है। प्रॉब्लम में अगर आप लोगों के पार्टनर्स का कैपिटल और करंट दोनों भी बैलेंस दिए तो वो कौन सा मेथड होगा? फिक्स कैपिटल मेथड होगा, राइट? तो हम इधर लिखेंगे आंसर नंबर 14, at the time of following the fixed capital method, जब हम फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे होते हैं, at the time of following the fixed capital method, partners current account is opened, है ना, right? Partners current account is opened। जब हम फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो करते हैं तब हम क्या करते हैं? पार्टनर्स का करंट अकाउंट बनाते हैं, राइट? ओके, उसके बाद हम देखेंगे अगला 15 नंबर का, एज पर विच प्रिंसिपल ऑफ द अकाउंटिंग क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और एट द मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज लेस। आप लोगों को ये रूल पता है, जब भी हम क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालते हैं तो आपको क्या बताया जाता है कि क्लोजिंग स्टॉक की वो वाली वैल्यू लेनी है जो कम है, मींस क्लोजिंग स्टॉक की इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज लेस, राइट? ये रूल है ना, पता है सबको? मतलब क्लोजिंग स्टॉक की आपको दो वैल्यू दी है, मार्केट प्राइस भी दी है, कॉस्ट प्राइस भी दी है। मार्केट प्राइस दी आपको 10,000, कॉस्ट प्राइस दी आपको 12,000, तो हम कौन सी वैल्यू लेंगे? जो कम है, राइट? इससे फर्क नहीं पड़ता कि कॉस्ट प्राइस लेंगे या मार्केट प्राइस लेंगे, जो कम है वो लेंगे। तो अब इस टाइम पे हमारा मार्केट प्राइस मैंने बताया 10,000 है, तो वो हम 10,000 लेंगे, राइट? और ये कॉस्ट प्राइस अगर 10,000 है तो हम 10 लेते हैं, उनमें से जो भी कम रहता है वो लेते हैं, राइट? क्यों लेते हैं? उसके ऊपर कौन सा प्रिंसिपल फॉलो होता है? उसके ऊपर प्रिंसिपल फॉलो होता है कंजर्वेटिज्म। हमने देखा है 11th स्टैंडर्ड में कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल हमने पढ़ा है। कंजर्वेटिज्म मींस कभी भी सेफ प्ले करना, राइट? जब भी हम बिजनेस चलाते हैं तो कैसे करना? सेफ प्ले करना। मतलब क्या सेफ प्ले करना? हमें ये देखना कि हमारे बिजनेस को लॉस ज्यादा हो रहा है और प्रॉफिट कम हो रहा है, जिससे क्या होगा? हमारी सेविंग हैबिट बढ़ेगी, हम एक्स्ट्रा सेव करेंगे, रिजर्व करेंगे, जो कि कभी बिजनेस के लिए अच्छा रहता है। कभी बिजनेस में ऐसा सिचुएशन आ गया कि बिजनेस में पैसे की जरूरत है तो हमारे पास रिजर्व रहेगा, राइट? हमें डेली रूटीन में भी देखते कभी भी ये नहीं सोचना कि हमारे पास बहुत पैसा है, कभी भी ये सोचना कि हमारे पास लॉसेस ज्यादा और प्रॉफिट कम हो रहा है, जिससे क्या होता है? हम क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कौन सी लेते हैं? कम लेते हैं। अगर हम ज्यादा वैल्यू लेके चलेंगे और मार्केट में अगर कल को कम हो गई तो क्या हो जाएगा? हमें लॉस हो जाएगा, है ना? ज्यादा लॉस हो जाएगा, इस वजह से हम पहले से ही कम लेके चलते हैं, ओके? तो इस वजह से हम कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करते हैं? एज पर कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, एज पर कौन सा प्रिंसिपल? एज पर कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म मींस सेफ प्ले करना, अपने आप को बचा के चलना, कंजर्व करके चलना। कंजर्व करके ना चलना मतलब बचा के चलना। कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, एज पर द कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, closing stock is valued at cost price or market price whichever is less। जो भी कम रहेगा वो वाली वैल्यू लेंगे, ओके? आप लोगों को एक सेंटेंस में बोला तो एक वर्ड में आंसर नहीं देना, भले उसका आंसर एक वर्ड में, लेकिन कभी भी हमें पूरी लाइन दिखानी है, ओके? अभी 5 क्वेश्चन और बाकी है तो वो भी करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दीज आंसर्स, ओके? अब देखेंगे हमारा 16 क्या, 16 क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द प्रोविजन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट विद रिगार्ड टू द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का क्या रूल है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए? तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का कहना है अगर आप एग्रीमेंट में डिसाइड करते हो कोई पार्टनर्स के कैपिटल पे इंटरेस्ट, तो आप करो, आपकी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। एग्रीमेंट में अगर आपने डिसाइड किया तो एग्रीमेंट के मुताबिक आप पैसा दो या लो, लेकिन एक्ट के हिसाब से पार्टनर्स आर नॉट एंटाइटल्ड टू हैव एनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर्स को कैपिटल पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाता। कौन बताता है ये? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। वही हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द प्रोविजन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट फॉर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हम क्या बताएंगे इधर? एज पर द provisions of Indian Partnership Act 1932, partners
पार्टनरशिप के एग्रीमेंट प्रोविजन मींस रूल के अकॉर्डिंगली, किसके रूल, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के रूल के अकॉर्डिंगली पार्टनर्स आर नॉट एंटाइटल्ड टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर्स को कोई भी अधिकार नहीं है कि उन्हें कैपिटल पे क्या मिले, ब्याज मिले। ओके, ये कौन बताता है, ये रूल है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का। ऑलराइट, अभी है 70 नंबर का क्वेश्चन। क्या है 70 नंबर में, व्हाई इज द बैलेंस शीट प्रिपेयर्ड। बैलेंस शीट क्यों प्रिपेयर की जाती है, ताकि फर्म को ये पता चल सके उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, पोजीशन इन टर्म्स ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज है। बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड, बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड to ascertain the financial position of the concern, ताकि बिजनेस को क्या पता चल सके, फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन मींस इन टर्म्स ऑफ assets and liabilities. Okay, in terms of assets and liabilities. Okay, to ascertain the financial position of the concern in terms of the assets and liabilities. Okay, then answer number 18 क्या है, आंसर नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, why the wages paid for the installation of the machine are not shown in the trading account। देखो, आपने मशीन मंगाई, मशीन मंगाने के लिए आपने उसको इंस्टॉल करवाया, इंस्टॉल करवाना मींस फिक्स करवाना, उसके लिए आपने कुछ लेबर को बुलाया, लेबर को बुलाओगे तो आपको वेजेस देने पड़ेंगे, तो वो वाले वेजेस आप ट्रेडिंग में क्यों नहीं डालते, वैसे तो वेजेस ट्रेडिंग में ही आते हैं, तो आप वो वाले वेजेस ट्रेडिंग में क्यों नहीं डालते, ऐसा ही होगा क्वेश्चन। तो हम वो वाले वेजेस क्यों डालते हैं, देखो जो वेजेस हम ट्रेडिंग के डेबिट में डालते हैं वो तो कैसे होते हैं, वो रेगुलर वेजेस होते हैं, क्योंकि आप लेबर से डेली काम लेते हो तो हमको रेगुलरली पे करना पड़ेगा। लेकिन आपने मशीनरी तो एक ही बार मंगवाई, राइट, मशीनरी तो एक बार का खर्चा है, तो उसके ऊपर जो आप वेजेस उसको जो फिक्स करवाओगे, फिक्स करवाने के लिए लेबर को भी एक ही बार बुलाओगे, लेबर को एक बार बुलाओगे तो उनको वेजेस भी एक ही बार देंगे, राइट, तो वो बार बार का खर्चा हुआ क्या, नहीं हुआ। लेकिन जो हम फैक्ट्री में काम करवाते हैं लेबर से, उनको वेजेस बार बार देने पड़ते हैं, इसलिए जो हम रेगुलरली लेबर को देते हैं वो होता है वेजेस, वो आता है ट्रेडिंग के डेबिट में। लेकिन जो मशीनरी के ऊपर आप इंस्टॉल करवाने के लिए जो वेजेस पे करें लेबर को, तो वो दैट इज नॉट अ रेवेन्यू एक्सपेंस, वो बार बार का खर्चा नहीं है, इस वजह से हम ट्रेडिंग के डेबिट में नहीं डालेंगे, वो हम किधर डालते हैं, बैलेंस शीट में डालते हैं, मशीन में जाके ऐड करते हैं, राइट। तो हम इधर लिखेंगे वेजेस पेड for the installation of the machinery, installation of the machinery, wages paid for the installation of the machinery is one time expense, right, is the one time expense, and wages paid for the machinery is a non recurring expense। वो क्या खर्चा बार बार होने वाला है क्या, नहीं, वो तो एक बार खर्चा ना। wages paid for the installation of the machinery is non recurring expense। non recurring किसे बोलते हैं, जो बार बार नहीं होता, non recurring expense, so it is of the capital nature, so it is of the capital nature, so it is of the capital nature expenditure। तो ये किस तरीके का खर्चा है, कैपिटल नेचर का खर्चा है, that is why it is not transferred to wages account, it is not transferred to the wages on the trading account, in fact it is not transferred to the wages on the trading account, in fact it is added to the machinery account, it is added to machinery account, क्योंकि हम क्या करते हैं, मशीनरी में जाके ऐड करते हैं। ऑलराइट, उसके बाद आपको 90 नंबर के लिए क्या दिया है, 90 नंबर के लिए क्या दिया, व्हाट डू यू मीन बाय द इनडायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट इनकम किसे बोलते हैं, ओके। तो यहाँ तक अभी करते हैं, ये रब करने के बाद हम आगे के दो क्वेश्चन करते हैं, ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे। यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, ये उनके आंसर्स हैं, ओके। दो क्वेश्चन बाकी है, ये रब करके फिर हम करते हैं। अब हम देखेंगे हमारे 19 नंबर का आंसर, ओके। क्या दिया क्वेश्चन में, क्या दिया पहले तो वो देखना है, राइट। क्वेश्चन नंबर क्या दिया हमें, व्हाट डू यू मीन बाय द इनडायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट इनकम किसे बोलते हैं, वो इनकम जो हम बिजनेस एक्टिविटी से अर्न नहीं करते, उसे बोला जाता है इनडायरेक्ट इनकम।
जो बिजनेस से अर्न करते हैं वो होता है डायरेक्ट इनकम, और जो बिजनेस के अलावा नॉन बिजनेस एक्टिविटी से अर्न करते हैं दैट इज कॉल्ड द इनडायरेक्ट इनकम. ओके, income which is earned from नॉन बिजनेस एक्टिविटी, जो नॉन बिजनेस एक्टिविटी से अर्न किया जाता है. इनकम विच इज अर्न फ्रॉम द नॉन बिजनेस एक्टिविटी इज टर्म्ड एज इनडायरेक्ट इनकम, इज टर्म्ड एज इनडायरेक्ट इनकम. राइट, जैसे क्या एग्जांपल, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ये कोई बिजनेस एक्टिविटी है क्या? नहीं ना. सेल ऑफ कार्टून्स, सेल ऑफ कार्डबोर्ड, राइट. ये कैसी एक्टिविटी है? ऐसा पैसा जो हम नॉन बिजनेस एक्टिविटी से अर्न करें दैट इज कॉल्ड नॉन बिजनेस एक्सपेंस. ओके, नॉन बिजनेस इनकम मींस इनडायरेक्ट इनकम. ओके, 20 लास्ट क्वेश्चन है. हमें वन सेंटेंस में क्या दिया आपको? Why the partners capital is treated as the long term liability of the business. जो पार्टनर कैपिटल लाते हैं फॉर्म में उसको लायबिलिटी क्यों माना जाता है? देखो हम क्या है, एज पर द एंटिटी कंसेप्ट. एंटिटी कंसेप्ट में हमने 11th स्टैंडर्ड में एंटिटी कंसेप्ट पढ़ा था, जिसमें क्या होता है, बिजनेस और बिजनेसमैन दो अलग अलग पर्सन है. ओके, अब मान लो एक पर्सन जब दूसरे पर्सन को कुछ पैसा दे रहा है तो दूसरे पर्सन के लिए क्या हो गया? वो कर्ज हो गया, वो लायबिलिटी होगी कि उसे एक दिन चुकाना है. इन द सेम वे जब ओनर बिजनेस में कैपिटल डालता है वो दो अलग अलग पर्सन, तो एक पर्सन जब दूसरे पर्सन को लोन दे रहा है तो वो बिजनेस की क्या बन जाती है? लायबिलिटी बन जाती है कि मुझे इसको रिटर्न करना है एक दिन. राइट, इस वजह से हम बोलते हैं कि जो कैपिटल होता है पार्टनर का वो भी क्या है? बिजनेस के लिए लॉन्ग टर्म लायबिलिटी. हम इधर लिखेंगे एज पर द बिजनेस एंटिटी, एज पर द बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट. कौन सा कंसेप्ट? बिजनेस एंटिटी. एज पर द बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, बिजनेस एंड बिजनेसमैन are two different persons. वो दो अलग अलग persons हैं. Okay, when one person gives money to the other it becomes the liability of the other person. Right, it becomes liability of the other person. सिमिलरली जैसे एक पर्सन दूसरे पर्सन को देता है, दूसरे पर्सन के लिए क्या बन जाती है? लायबिलिटी बन जाती है. तो वैसे बिजनेस और बिजनेसमैन दो अलग अलग पर्सन है, वहां पर भी दो पर्सन है, एक पर्सन दूसरे पर्सन को लोन दे रहा है तो वो दूसरा पर्सन कौन है? बिजनेसमैन. बिजनेसमैन पहला पर्सन और बिजनेस दूसरा पर्सन. तो बिजनेसमैन जब बिजनेस को लोन देता है, आई मीन जो उसे कैपिटल देता है, तो वो उसके लिए क्या बन जाती है? लायबिलिटी बन जाती है. ओके, सिमिलरली द पार्टनर्स कैपिटल becomes the long term liability of the firm, becomes the long term liability of the firm. तो वो फर्म के लिए क्या बन जाती है? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी बन जाती है. ओके, दैट्स now agree and disagree or calculate. We have to calculate some things is remaining. Okay, we will do that. Okay, so now we will see the next question, that is we have to answer in the agree or disagree, means exactly true or false. just true or false को हमें agree और disagree में आंसर देना है. ओके, तो जी दिया है, डू यू अग्री और डिसएग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट. हमें एक स्टेटमेंट दिया है, अगर आप एग्री हो तो हमें एग्री बोलना है, अगर वो स्टेटमेंट गलत है तो हम बोलेंगे डिसएग्री. राइट, तो यहाँ पर जी में हमें आंसर देना है, डू यू अग्री और disagree with the following statement.
स्टेटमेंट दी गई है उससे हमें बताना है हम उससे एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं। अगर वो बात सही होगी तो हम बोलेंगे एग्री और सही नहीं होगी तो हम बोलेंगे डिसएग्री, राइट। तो फर्स्ट वन क्या दिया हमें, व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, एज यू कैन सी द क्वेश्चंस राइट हियर, ओके। व्हेन द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, जब पार्टनरशिप डीड क्या रहती है, साइलेंट रहती है, मतलब हमने एग्रीमेंट में अगर कोई बात डिसाइड नहीं की, इसका मतलब होता है पार्टनरशिप डीड साइलेंट, ओके। पार्टनर्स शेयर प्रॉफिट ऑफ द फर्म अकॉर्डिंग टू द कैपिटल रेशियो। इन्होंने बोला है कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है या फिर एग्रीमेंट में आपने कोई बात डिस्कस नहीं की, then partners are going to share the profit in the capital ratio. Partners capital ratio में शेयर करते हैं? No. Partners कैसे शेयर करते हैं? Equally शेयर करते हैं. तो do you agree with the statement? No. This statement is false. That's why we will disagree with the statement. Okay? तो first answer क्या रहेगा हमारा? Disagree. Okay? Then after second one क्या दिया आपको? Current account always shows a debit balance. Current account का हमेशा debit balance रहता है क्या? नहीं. करंट अकाउंट का तो क्रेडिट बैलेंस भी रह सकता है, डेबिट बैलेंस भी रह सकता है। इट्स ऐसा कुछ कंपल्सरी नहीं कि हमेशा डेबिट रहेगा हमेशा क्रेडिट रहेगा, वो कभी डेबिट कभी क्रेडिट कैसा भी रह सकता है, वो डिपेंड करता है हमारे प्रॉब्लम पे, ओके। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, गलत है, इस वजह से हम क्या बोलेंगे, डिसएग्री, ओके। उसके बाद थर्ड वन आपको दिया है, इट इज कंपल्सरी टू हैव अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन राइटिंग। ये हमेशा जरूरी है कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट राइटिंग में होना चाहिए, ऐसा किसी ने कंपल्शन किया है? नो। जरूरी नहीं कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिटर्न में होना चाहिए, पार्टनरशिप एग्रीमेंट होना चाहिए, ओरल हो रिटर्न हो, ये पार्टनर की मर्जी है, पार्टनरशिप फर्म की मर्जी। हाँ, रिटर्न में किया करना चाहिए, लेकिन ऐसा कंपल्शन नहीं है, करना चाहिए ताकि बाद में अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो हम उस रिटर्न एग्रीमेंट को देख सकते हैं, क्योंकि ओरली तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या गलत है, इस वजह से वी विल डिसएग्री, ओके। क्या है फोर्थ नंबर का आगे, पार्टनरशिप फर्म इज अ ट्रेडिंग कंसर्न। पार्टनरशिप फर्म ट्रेडिंग है क्या? हाँ ट्रेडिंग है, क्योंकि वो इन्वॉल्व है, किसमें इन्वॉल्व है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में, वो प्रॉफिट अर्निंग में इन्वॉल्व है, इस वजह से वो कैसी फर्म है, ट्रेडिंग कंसर्न है। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, इस वजह से हम क्या बोलेंगे, एग्री, ओके। फिफ्थ वन, एन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एक्सपेंडिचर ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। जब हम पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट देते हैं तो वो पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंडिचर है, क्योंकि वो पार्टनर्स के लिए प्रॉफिट है, पार्टनर्स के लिए इनकम है, लेकिन पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंडिचर है। या इट्स स्टेटमेंट इज ट्रू, तो ये हम क्या बोलेंगे, एग्री, ओके। वो फर्म के लिए क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंडिचर है, ओके। सो वी विल एग्री विद द स्टेटमेंट। द सिक्स्थ वन इज पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन ऑफ द टू और मोर पर्सन्स। पार्टनरशिप दो या दो से ज्यादा मिलकर लोगों से बनता है, हाँ सही है, ये क्या, ये भी क्या है, एग्री, ओके। उसके बाद क्या है, सेवेंथ वन हमें क्या बताया है, पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट सैलरी और कमीशन। एंटाइटल्ड मतलब पार्टनर्स को अधिकार है, पार्टनर्स को अधिकार है सैलरी और कमीशन मिलेगा, नहीं, पार्टनर्स को कोई अधिकार नहीं है। हाँ, अगर एग्रीमेंट में किन्होंने डिसाइड किया कि सैलरी और कमीशन मिलेगा तो वो नहीं मिलेगा, अदरवाइज पार्टनरशिप एक 1932 का रूल का कहना है कि पार्टनर्स को कोई सैलरी और पार्टनर्स को कोई कमीशन नहीं मिलेगा। तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, इस वजह से हम क्या बोलेंगे, डिसएग्री, ओके। उसके बाद 8 नंबर का क्या दिया आपको, द बैलेंस ऑफ द कैपिटल अकाउंट रिमेन्स कांस्टेंट अंडर फिक्स कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल मेथड में पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट फिक्स रहता है, या हम इसे एग्री करते हैं क्योंकि पार्टनर्स के कैपिटल बैलेंस फिक्स रहता है, इस वजह से उसका नाम क्या है, फिक्स कैपिटल मेथड, ओके। उसके अंदर दो अकाउंट बनते हैं, कैपिटल फिक्स रहता है तो बनता क्या है, करंट बनता है, क्योंकि सारी एडजस्टमेंट किस में जाती है, करंट में जाती है, इस वजह से हम क्या बोलेंगे, एग्री। फिक्स कैपिटल मेथड में पार्टनर्स का करंट कैपिटल बैलेंस फिक्स रहता है, हम बोलेंगे एग्री, सही है। उसके बाद 9 नंबर का क्या दिया हमें, 9 नंबर का क्या दिया आपको, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन द ईयर 1945। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1945 में आया था क्या, वजूद में, एग्जिस्टेंस में नहीं, 1932 में आया, तो इस वजह से 1945 वाली स्टेटमेंट क्या फॉल्स है, हम बोलेंगे डिसएग्री, है ना, we will disagree with that statement, okay। उसके बाद देखिए 10 नंबर का क्या दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिफ्लेक्ट द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन। प्रॉफिट एंड लॉस से हमें फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, पोजीशन नहीं, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पता चलती है कि बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ, इस वजह से पोजीशन नहीं, हमें परफॉर्मेंस पता चलती है। इन्होंने बताया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंसर्न, दैट स्टेटमेंट इज फॉल्स, इस वजह से हम बोलेंगे डिसएग्री, राइट,
क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बताता है, पोजीशन नहीं बताता। ओके, उसके बाद आपको दिया है अमाउंट बोरोड बाय द पार्टनर फ्रॉम हिज बिजनेस विल बी डेबिटेड टू द करंट अकाउंट। जब भी कोई पार्टनर फर्म से कुछ बोरो करता है, मीन्स एक तरह से वो ड्रॉइंग कर रहा है, तो पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट में जाती है। हाँ, ये बात सही है, जो भी पार्टनर ड्रॉइंग करते हैं तो पार्टनर्स करंट की डेबिट में जाती है ना, तो ये स्टेटमेंट क्या है, सही है, इस वजह से हम क्या बोलेंगे, एग्री। राइट, उसके बाद है 12 नंबर का, आपको क्या दिया है, sold but undispatched goods should be the value of the valuation of the closing stock। देखो, हमने गुड्स सेल कर दिए लेकिन सामने वाले तक अभी तक पहुंचे नहीं, तभी भी हम उसको क्लोजिंग स्टॉक में दिखा रहे हैं। सपोज एग्जांपल, हमारे पास हमारे पास स्टॉक है, कितने का स्टॉक है, 10,000 का स्टॉक है, उसमें से 2,000 के गुड्स अगर आपने सेल कर दिए तो गुड्स कम हो जाएंगे ना, कितने हो जाएंगे आपके पास, 8,000 रह जाएंगे। लेकिन तभी भी हम उसको स्टॉक कितना दिखाएंगे, 8,000 दिखाएंगे, 10,000 दिखाएंगे, 8,000 दिखाएंगे, लेकिन ये लोग बोले कि 10,000 दिखाएंगे। 10,000 दिखाएंगे क्या, नहीं, स्टेटमेंट गलत है ना, इस वजह से हम क्या बोलेंगे, डिसएग्री। ओके, तो हम क्या बोलेंगे, डिसएग्री, स्टॉक कम हो जाएगा ना, ठीक है। उसके बाद 13 नंबर का क्या दिया आपको, कैरेज इन वर्ड इज सेलिंग एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। जब आपके पास कैरेज इन वर्ड आता है तो आपको पे करना पड़ता है ना, तो वो क्या सेलिंग का खर्चा है क्या, नहीं, वो तो परचेस करने का खर्चा है ना। जब हम कैरेज कुछ, मान लो हमने कुछ फ्लिपकार्ट से परचेस किया और कैरेज इन वर्ड डिलीवरी चार्जेस लगे, तो वो तो हमने कुछ परचेस किया, इस वजह से हमें लगे, वो सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड नहीं है ना, तो वो तो क्या है, परचेस का खर्चा, इस वजह से ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है, तो हम बोलेंगे डिसएग्री। ओके, देन आफ्टर 14 नंबर का क्या दिया आपको, ग्रॉस प्रॉफिट इज एन ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, नहीं, ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं है, इस वजह से ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है, हम क्या बोलेंगे, डिसएग्री। फिफ्टी नंबर में क्या दिया, ऑल फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर आर डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सारे के सारे प्रॉफिट, फाइनेंशियल मॉनेटरी एक्सपेंडिचर, फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाते हैं, ये बात सही है, इस वजह से हम क्या बोलेंगे, एग्री। ओके, 60 नंबर में क्या दिया है, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गुड्स इज डेबिटेड टू द ट्रेडिंग अकाउंट। फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गुड्स, जब हम गुड्स को फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट में जाता है, नहीं, वो तो ट्रेडिंग की क्रेडिट में जाता है, क्योंकि बिजनेस से जब गुड्स जाते हैं वो ट्रेडिंग की क्रेडिट में जाता है। या फिर वो एडवर्टाइजमेंट का खर्चा वो पीएनएल अकाउंट की डेबिट में जाता है, तो ट्रेडिंग की डेबिट में तो कभी नहीं जाता, इस वजह ये स्टेटमेंट गलत है, हम क्या बोलेंगे, डिसएग्री। ओके, ओके, हो गया। ओके, अब उसके बाद हम देखेंगे कैलकुलेट द फॉलोइंग बोला है, हमें कुछ चीजें कैलकुलेट करनी है तो वो करते हैं। ओके, सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डू। ओके, तो क्या दिए, कैलकुलेट द फॉलोइंग, हमें कुछ चीजें कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है, तो जस्ट हमें कैलकुलेट करना है, बाकी हमें कुछ नहीं करना, लेकिन कैलकुलेशन सबसे सही से होना चाहिए। अगर किसी बच्चे का कैलकुलेशन सही से नहीं हो सकता तो फिर वो प्रॉब्लम पूरा सॉल्व नहीं हो पाएगा, राइट। तो कैलकुलेशन कभी भी ध्यान से करना चाहिए, तो हमें कुछ चीजें कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है, आप क्वेश्चन में देख सकते हैं इधर, राइट। तो मैं यहाँ पर सोल्यूशन करूंगी। ओके, सो फर्स्ट क्या दिया आपको, कैलकुलेट द फॉलोइंग, ये लास्ट क्वेश्चन है, एच ऑब्जेक्टिव में सारा लास्ट है, बाकी सब हमने अभी तक किया। फर्स्ट क्या है, अंडर वैल्यूएशन ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक बाय 10%। अंडर वैल्यूएशन मींस क्या, आपको जो ट्रायल बैलेंस में जो वैल्यू दी जाती है तो वो कैसी वैल्यू है, बुक वैल्यू। जो ट्रायल बैलेंस में वैल्यू दी गई वो कैसी वैल्यू है, बुक वैल्यू, तो वो आपको क्या करके दी गई है, अंडर वैल्यू। अंडर वैल्यू मतलब कम बताइए, लेकिन उसकी वैल्यू एक्चुअली में क्या है, ज्यादा है, तो कम बताइए, आपको कितनी बताइए, 10% बताइए, कम कितनी कम बताइए, 10% कम बताइए। क्लोजिंग स्टॉक वाज 30,000, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक। ये जो आपको वैल्यू बताइए वो कैसी है, मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस कितना है, 30,000 है। ओके, तो हम इधर देखेंगे, फर्स्ट का आंसर देखेंगे, हम इधर आपको बताया, हम इधर लेंगे, तो हम क्या, हमारा रूल क्या है, क्लोजिंग स्टॉक का, क्लोजिंग स्टॉक की इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज लेस, राइट। तो हम इधर पहले रूल लिख लेते हैं, हमारा क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस whichever is less। ओके, तो हम इधर क्या देखेंगे, आप लोगों को एक भी है कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस मींस क्या, बुक वैल्यू दिया। ओके, और दूसरा देखेंगे हम मार्केट प्राइस,
ओके आपको क्या बताया, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बताइए, आपको 10% कम बताइए, अंडर वैल्यू बताइए, है ना। तो हम एक बार कंसिडर करके चलते हैं कि मान लो क्लोजिंग स्टॉक का मार्केट प्राइस कभी भी 100 रुपए पे कांस्टेंट रखते हैं, कभी भी 100 रुपए मानना है, और बुक वैल्यू कम ज्यादा हो सकती है लेकिन मार्केट प्राइस 100 रुपए पे कांस्टेंट रहता है। ओके तो मार्केट वैल्यू बोलो, मार्केट प्राइस वैल्यू वो कितना है 100 रुपए, लेकिन आपको बुक में क्या बताया, कम बताया, कितना परसेंट कम बताया, 10% कम बताया। तो 100% का 10% कम, 100 रुपए का 10% कम कितना होता है, 10 रुपए कम, मतलब 100 में से 10 रुपए कम कर दो कितना आएगा, 90 आएगा ना। तो कितनी बताइए वैल्यू, 10% कम बताइए, मतलब कितनी बताइए, 90 बताइए। ओके और जो आपको ऑलरेडी वैल्यू दी गई है, कितनी वैल्यू दी आपको क्लोजिंग स्टॉक की, 30,000 दिख रही है, दिखाई दे रहा है, कितनी वैल्यू 30,000 है, तो हम इधर लिखेंगे मार्केट प्राइस की एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है 30,000, लेकिन उस टाइम पे आपको कॉस्ट प्राइस पता है क्या, नहीं पता, तो हम इसको क्या मानेंगे, कम मानेंगे। देखो यहाँ पे समझ में आ रहा है ना, मार्केट प्राइस जब 100 था तो कॉस्ट प्राइस कितना था, बुक वैल्यू कितनी थी 90 रुपए, तो यहाँ पर 30 जा रहा है तो यहाँ पर भी कम ही होगा। तो हम क्लोजिंग स्टॉक की कम वाली वैल्यू देते, मतलब ये जो भी एक्स होगी तो वो वैल्यू होगी क्लोजिंग स्टॉक की, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक का रूल है क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज लेस, राइट। तो हम पहले एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे मींस किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें, कॉस्ट प्राइस की। तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ओके क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ पर मैं कोई क्रॉस नहीं करेंगे, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। x into 100 क्या होगा, x into 100 is equal to 90 into 30,000। ओके x की वैल्यू निकालनी है तो x के साथ जो नंबर मल्टीप्लिकेशन है वो दूसरे टर्म के डिवीजन में चला जाएगा। ओके इधर आ जाएगा 100, इधर लिखेंगे हम 90 into 30,000। ओके डबल जीरो से डबल जीरो कट, कितना आएगा 9 3 ज़ा 27 और कितने जीरो 1 2 3, कितने जीरो है 3 जीरो है, तो ये हमारी क्या है कॉस्ट प्राइस है। ओके कॉस्ट प्राइस कितना आया हमारा क्लोजिंग स्टॉक का, ₹27,000। ओके अंडरस्टूड। ओके अभी हम आगे का देखेंगे। ओके अब हमें सेकंड में प्रॉब्लम में क्या दिया है कि हमें कैलकुलेट करना है डेप्रिसिएशन से रेट से, दो अलग अलग सिचुएशन दी है, तो उस तरीके से हमें डेप्रिसिएशन के अमाउंट क्या करनी है कैलकुलेट करके बतानी है। ओके आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, आप लोग को क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, क्या दिया आपको, कैलकुलेट 12.5% डेप्रिसिएशन ऑन द फर्नीचर। हमें फर्नीचर पर 12.5 रेट पर एनम से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, लेकिन उसके अंदर भी आपको दो सिचुएशन दी है, दिखाई दे रहा है ना, ऑन 2,20,000 फॉर 1 ईयर। हमें 2,20,000 का असेट फर्नीचर है हमारे पास, तो उसके ऊपर हमें 12.5% डेप्रिसिएशन करना है पूरे साल के लिए करना। ओके तो हम इधर लिखेंगे सेकंड नंबर पे, सेकंड में हमें क्या दिया है, ए नंबर का क्या दिया है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, राइट। आपके पास अमाउंट कितनी दी गई है, असेट की अमाउंट देखेंगे कितनी है, फर्स्ट में 2,20,000, राइट, उसके ऊपर 12.5%, देखो 12.5% है, इस वजह से हम क्या करेंगे, परसेंटेज हटा दूंगी तो मैं नीचे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, राइट। और पीछे से एक डिजिट के पहले डेसिमल है तो मैं डेसिमल हटा के क्या आ जाएगा नीचे 0.0 आ जाएगा, पीछे से एक डिजिट के पहले डेसिमल था इस वजह से पॉइंट हटा दिया तो नीचे कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो 1000 हो गया। अभी तीनों जीरो से तीनों जीरो कट, अभी 125 को हम 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर करेंगे 125 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 10, 2 4 1 5, 2 1 2, ओके कितना आएगा 27,500। ये देखो यहाँ पर तो 2750 है लेकिन यहाँ पर एक जीरो ऑलरेडी है, तो मतलब कितना आ गया 27,500 हमारा डेप्रिसिएशन आएगा किस पर, फर्नीचर पर। उन्होंने 1 ईयर के लिए बोला था, हमें तो 1 ईयर मींस 12 मंथ्स, 12 में से 12 तो मतलब 1 ही आएगा, है ना। तो 1 ईयर के लिए कुछ भी पीरियड लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, अगर पूरा 1 साल हो तो पीरियड लेने की जरूरत नहीं पड़ती, तो हमारा डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना आएगा 27,500। ओके और सेकंड आपको सेकंड सिचुएशन क्या दिया बताया आपको, ऑन 10,000 फॉर 6 मंथ्स, 10,000 का फर्नीचर है उसके ऊपर हमें 12.5 रेट से डेप्रिसिएशन करना है 6 महीने के लिए। डेप्रिसिएशन का रेट दोनों भी सिचुएशन में आपको सेम दिया, डेप्रिसिएशन रेट आपको कितना दिया 12.5%। ओके तो हम क्या बताएंगे, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर ये फॉर 1 ईयर था। ओके अभी हम डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर फॉर 6 मंथ्स, फर्नीचर फॉर 6 मंथ्स कैलकुलेट करेंगे, रेट वही है दोनों भी सिचुएशन के लिए 12.5%, 12.5%। तो 10,000 का आपके पास फर्नीचर है उसके ऊपर जब हम 12.5% मैं दोबारा बताती हूँ जैसे ऊपर बताया था, परसेंटेज को हटा देंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, और पीछे से एक डिजिट के पहले डेसिमल है तो डेसिमल हटा देंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 1 जीरो आ जाएगा, ठीक है। और 6 मंथ्स के लिए करना है,
6 मंथ्स में 12 में से 6 महीने, हमारा एक अकाउंटिंग पीरियड कितने मंथ्स के लिए रहता है? 6 मंथ्स के लिए रहता है। उसमें से 6 महीने के लिए हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। अब कैसे आ जाएगा? 3 0 से 3 0 का, ओके। 6 1 6, 6 2 12, ओके। फिर 2 के टेबल में और 10 के टेबल में दोनों कॉमन डिवाइजर क्या इनका? 2 है। 2 1 2, 2 5 10, 125 5 625। तो मतलब कितना डेप्रिसिएशन आएगा? 625 रुपए, ओके। डेप्रिसिएशन कितना आएगा? 625 रुपए। और यहाँ पर हमें एक पूरे साल के लिए देना था, तो हमने पीरियड लिया नहीं था, क्योंकि साल भर का हो तो पीरियड लेने की जरूरत नहीं पड़ती। तो कितना डेप्रिसिएशन आएगा? 27,500, ओके। अंडरस्टूड। अभी हम आगे का करेंगे। आगे भी आपको 3 चीजें कैलकुलेट करने के लिए बोला गया, ठीक है, हम वो करेंगे, ओके। अभी थर्ड सिचुएशन, थर्ड प्रॉब्लम में हमें क्या बताया उसमें? इंश्योरेंस प्रीमियम इज पेड फॉर द ईयर, राइट। हमें क्या बताया? इंश्योरेंस प्रीमियम इज पेड फॉर द ईयर एंडिंग 1 सितंबर 2019 अमाउंटिंग टू 1005। हमने सितंबर तक के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया, जबकि हमारा पीरियड कब तक के लिए रहता है? मार्च तक के लिए रहता है ना। मार्च से आगे सितंबर, कितने महीने एक्स्ट्रा हो गया? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, कितने महीने एक्स्ट्रा पे किया आपने? 6 महीने के लिए आपने एक्स्ट्रा इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया। जब भी हम कुछ एक्स्ट्रा पे करते हैं तो वो क्या रहता है? प्रीपेड रहता है। आपने पहले ही पे कर दिया 6 महीने का, आपने इंश्योरेंस प्रीमियम सितंबर तक का पे कर दिया, जबकि हमें तो करना रहता है मार्च तक के लिए। तो सितंबर तक के लिए जो पे किया वो क्या है? सितंबर को काउंट नहीं करेंगे, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, है ना, अगस्त तक के लिए काम करेंगे, क्योंकि 1 सितंबर एंडिंग होने के बाद आपने पे किया, तो 5 महीने के लिए आपने एक्स्ट्रा पे किया। कैलकुलेट द प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम एज्यूमिंग दैट द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2019। हमारा ईयर एंड कब होता है? 31 मार्च को। तो आपने 1500 रुपये पहले पे कर दिया, है ना। तो 1500 रुपये पे किया टोटल, उसमें से आपने 5 महीने के लिए एक्स्ट्रा पे किया, तो कितना एक्स्ट्रा होगा वो हम देखते हैं अभी, ओके। तो इधर देखेंगे हम थर्ड नंबर का, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर 5 मंथ्स। 5 मंथ्स कैसे आया अभी मैं बता देती हूँ। फॉर 5 मंथ्स, 5 मंथ्स कैसे हुआ? ये 5 मंथ्स कहाँ से हुआ? 31 मार्च से लेकर तो 1 सितंबर तक, ओके। कितना होता है? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, है ना, 5 महीने हुए ना, ओके। क्योंकि 31 सितंबर तक रहता तो हम सितंबर भी काउंट करते, लेकिन अभी सितंबर काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि हमने 1 सितंबर तक के लिए पे किया, तो 5 महीने हो गए, ओके। अभी हम इंश्योरेंस प्रीमियम निकालने, कितना इंश्योरेंस पे किया आपने? 1500 रुपए। 1500 रुपए में से 5 मंथ्स आउट ऑफ पूरा साल कितने का रहता है? 12 महीने का रहता है। मैं अगले पीरियड की बात कर रही हूँ, अगले 12 महीने में से आपने 5 महीने का पहले पे कर दिया, तो कितना पहले हुआ वो देखेंगे हम, कैलकुलेट करेंगे हम, राइट। इनको कैलकुलेट करेंगे, किस टेबल से कैलकुलेट हो जाता है? 4 से कैलकुलेट हो जाता है, 3 से, सॉरी, 3 4 12, है ना, 3 5 15, और ये डबल जीरो भी इधर आ जाएगा। और 500 को मैं 4 से डिवाइड करूंगी, तो कितना आ जाता है? देखो 4 से डिवाइड करेंगे 500 को, 4 2 4, कितना आएगा? 10, 4 2 8, 2, और ये 0, 4 5 20, है ना। तो कितना आ जाता है? 125, है ना। 125 5 625, तो कितना रुपए प्रीपेड? 625 रुपए क्या है? प्रीपेड। 625 रुपए क्या है? प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीपेड, ओके। समझ में आया कैसे कैलकुलेट किया हमने, ओके। अब उसके बाद हम अगला देखेंगे, फोर्थ नंबर का देखेंगे। इसके लिए मैं पहले ये रख कर देती हूँ, ठीक है, ताकि हमारे पास स्पेस रहे ना। अब हमने इसी में फोर्थ नंबर का क्या दिया आपको? फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट और द ग्रॉस लॉस। हमें ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस पता करना है, दिखाई दे रहा है ना, ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस पता करना है, जिसमें से हमें कुछ चीजें दी है, परचेसेस दिया है, सेल्स दिया है, कैरेज इन वर्ड दिया है, ओपनिंग स्टॉक दिया है, परचेस रिटर्न दिया है, और क्लोजिंग स्टॉक दिया है। तो हमें एक छोटा सा ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। ट्रेडिंग अकाउंट से हमें ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस मिलता है, राइट। तो हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्यूशन कर रहे हैं हम, एच में का 4 सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो हम किधर लिख बनाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट, ओके। ट्रेडिंग अकाउंट हम बनाते हैं, ओके। डेबिट साइड, फिर ये क्रेडिट साइड है, ओके। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, अमाउंट, ओके। क्या करना है अभी हमें? एक मिनट, कट हो गया था ये,
अभी हमें क्या देखना है, यहाँ पर जो भी चीजें दी आप लोगों को पता है, ट्रेडिंग के डेबिट में क्या आता है, ट्रेडिंग के क्रेडिट में क्या आता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं परचेसेस। परचेसेस किधर आता है, ट्रेडिंग के डेबिट में आता है, और उसके साथ आपको परचेस रिटर्न भी दिया दिखाई दे रहा है ना। तो परचेस को क्या करते हैं, परचेस रिटर्न को क्या करते हैं, परचेस में से माइनस करते हैं। इधर लिखेंगे हम टू परचेसेस। परचेसेस की अमाउंट कितनी दी आपको, 30,000 दी है, राइट। इन कॉलम में लिखेंगे, उसमें से रिटर्न माइनस करेंगे। कितना है रिटर्न, परचेस रिटर्न कितना है, 1000। कितना आ जाएगा इधर, 29,000 आ जाएगा। ओके, उसके बाद आपको क्या दिया, सेल्स। सेल्स की तरह आता है, ट्रेडिंग के क्रेडिट में आता है, इधर लिखेंगे हम बाय सेल्स। इस पर कोई भी रिटर्न नहीं दिया तो डायरेक्टली लिख देंगे आउटर कॉलम में कितना, 15,000। ओके, उसके बाद आपको क्या दिया, कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड किधर आता है, ट्रेडिंग के अकाउंट के डेबिट में आता है, इधर लिखेंगे हम कैरेज इनवर्ड, है ना। कितना है कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड कितना बताया आपको, 2400। ओके, उसके बाद आपको ओपनिंग स्टॉक बताया, ओपनिंग स्टॉक सबसे टॉप पर आता है, इधर लिखेंगे हम टू ओपनिंग स्टॉक, कितना है, 10,000 है ना। उसके बाद आपको क्या बताया, ओपनिंग स्टॉक के बाद आपको क्या बताया, परचेज रिटर्न ऑलरेडी परचेसेस में से माइनस कर चुके हैं। और क्या बताया आपको, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक आता है, इधर आता है। क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट कितनी है, 36,000 है ना। इधर लिखेंगे हम 36,000। अब क्या करेंगे, हम इनका बैलेंसिंग कर देंगे। ट्रेडिंग अकाउंट को बैलेंसिंग करने के बाद आपको ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस मिलता है, तो वो हम निकालेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम टोटल करेंगे, इस साइड का क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे। क्रेडिट साइड का टोटल कितना आता है, 51,000 आता है। ओके, अब डेबिट साइड का टोटल देखेंगे कितना आता है, 41,400 आता है। अब इसको माइनस करेंगे, 9,600 रुपये क्या आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, क्योंकि क्रेडिट साइड का टोटल जब ज्यादा रहता है तो वो क्या रहता है, प्रॉफिट रहता है ना। तो हम बस इन्होंने यही निकालने के लिए बोला था, तो ये ग्रॉस प्रॉफिट निकाला, तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आता है, 9,600 रुपये। ओके, जितना भी हो तुम लिख देते हैं। डेबिट साइड, जिस साइड में जो भी बैलेंस होता है वो किस साइड लिखते हैं, जिस साइड का टोटल कम आता है। डेबिट साइड का टोटल कम है, इस वजह से हम इधर लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, ग्रॉस प्रॉफिट 41,000, सॉरी ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 9,600 है। हमें लिखने के लिए नहीं बोला गया, हमें सिर्फ कैलकुलेट करने के लिए बोला है, 9,600 रुपये। और टोटल में हम कौन सी अमाउंट लिखते हैं, जिस सेक्टर टोटल ज़्यादा था, एक सेक्टर टोटल ज़्यादा था, 51,500, 500 नहीं है, 51,000 है। ओके, एंड सो हाउ टू कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस। अभी तक हमने सारे प्रॉब्लम किए, उसमें आप समझ ही गए होंगे, लेकिन यहाँ पर भी हमें कैलकुलेट करके बताना था, तो बता दिया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 9,600। ओके, अभी अगला लास्ट एक बाकी है, बस वो कर लेते हैं, फिर हमारी पूरी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। ओके, अभी आप लोगों को क्या दिया है, लास्ट है हमारा, क्या दिया आपको, बोरो लोन फ्रॉम बैंक ऑफ महाराष्ट्र ₹2 लाख। हमने बैंक ऑफ महाराष्ट्र से 2 लाख रुपए का क्या लिया, लोन लिया। कब लिया, ऑन 1 अक्टूबर 2019। कब लिया लोन, अक्टूबर में लिया। एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। 15% क्या है, हमें ब्याज देना पड़ेगा। 2 लाख रुपए लोन तो देने पड़ेंगे, साथ में 15% का क्या देना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा, ठीक है। कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। हमें क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला जा रहा है, इंटरेस्ट कितना ब्याज देना पड़ेगा वो कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन फॉर द ईयर 2019 to 20, assuming that the financial year ends on 31st March every year। ये अज्यूम करना है, ये एज्यूम नहीं करना है। एक्चुअली ये होता है कि 31st मार्च को हमारा ईयर एंड होता है, राइट। तो हम कैलकुलेट करेंगे, लास्ट है क्या है, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन at the rate of 15%, right, for how many months, कितना आएगा, 6 मंथ्स आएगा। अब आप बोलेंगे 6 मंथ्स कैसे लिया मैम ने, तो 6 मंथ्स कैसे लिया वो बताती हूँ मैं आपको। हमने लोन कब लिया, अक्टूबर में लिया, राइट। 1 अक्टूबर 2019 to 31st March 2019। कितना पीरियड हो जाता है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है। मार्च तक के लिए हमने लोन लिया, 6 महीने के लिए, मतलब अक्टूबर में हमारा ये सॉरी मार्च में हमारा ईयर एंड होता है, और अक्टूबर में लिया तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने के लिए ब्याज लगेगा, 6 महीने के लिए ब्याज लगेगा ना, एक अकाउंटिंग ईयर तक के लिए। तो हम इधर कैलकुलेट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, रुपीज 2 लाख के ऊपर, 2 लाख का लोन लिया ना आपने,
ठीक है, कितने परसेंट ब्याज ब्याज कितना देना पड़ेगा, 15% कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए। तो कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, 00 से 00 कट, ओके। फिर हम करेंगे 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, ओके। दोनों बिट सेम टेबल से डिवाइड कर रहे हैं, 2 से डिवाइड किया मैंने। अभी यहाँ पर 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, यहाँ पर भी 1 आ गया। ये सारे जीरो कितने जीरो, 1 2 3 3 जीरो इसके साथ लगा दूंगी मैं, ओके। और 1000 और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा, 15,000 रुपये आएगा। तो 15,000 रुपये क्या है, इंटरेस्ट है। क्या है ये, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, ओके। तो ये तरीका रहता है, हम कभी भी कुछ भी चीज कैलकुलेट करने, कभी कोई भी बच्चा कैलसी का यूज नहीं करेगा, क्योंकि एग्जाम में आप लोगों को कैलसी अलाउड नहीं होता। तो अगर अपनी हैबिट कैलसी से, मोबाइल से कैलकुलेशन की मत बनाइए, खुद से सॉल्व कीजिए, ताकि आप लोगों को हैबिट रहे सॉल्व करने की, और आपको इतनी परफेक्शन आ जाए कि आप एग्जाम में क्विकली सॉल्व कर पाए, ओके। मेक योर कैलकुलेशन परफेक्ट। और दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। अब हमारा चैप्टर खत्म होता है फाइनल अकाउंट का। आई होप यू अंडरस्टैंड। स्टिल यू आर हैविंग एनी डाउट इन द टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। जो भी मैंने नहीं सिखाया हो, कभी रह गया हो तो मुझे बताइए। और अगर जो भी सिखाया है उसको रिपीट देखिए और अपना स्किल इंप्रूव कीजिए, क्योंकि ये जो चैप्टर है वो आपको ग्रेजुएशन में भी आते हैं। फाइनल अकाउंट, एनपीसी, ये चैप्टर आपको ग्रेजुएशन में भी आएंगे। तो उस टाइम पे तभी आपका अच्छा हो पाएगा जब आपका अभी अच्छा, ओके। तो ये 15 मार्क का एक प्रॉब्लम आता है, विदाउट एनी ऑप्शन यू हैव टू डू इट, ओके। तो अच्छे से रिवीजन कीजिए, अपने कंसेप्ट क्लियर कीजिए। जब कंसेप्ट क्लियर होता है तो किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आता, किसी तरह की एडजस्टमेंट में रुकावट नहीं आती, ओके। सो वॉच द वीडियोस अगेन एंड अगेन, ताकि आप लोगों को दिमाग में फिट हो जाए कि कोई भी चीज़ कैसे करते हैं, ओके। तो आई विल अपलोड द नेक्स्ट लेक्चर ऑन द नेक्स्ट चैप्टर। हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, हमारा एनटीसी, जो कि इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और अब वो बहुत अच्छा लगेगा जब आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, तो सॉल्विंग में बहुत मजा आता है, ओके। तो सब्सक्राइब द चैनल, ओके, ताकि आप लोगों को मेरे अपडेटेड लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आते रहे। वीडियो शेयर कीजिए ताकि सब लोगों को लॉकडाउन के टाइम पे हेल्प हो सके, ओके। और अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आपको कोई डाउट है तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आई विल सॉल्व ईच एंड एवरी प्रॉब्लम ऑफ योर्स, okay. So I will upload the next lecture on the next chapter. Till then, take care, goodbye, thank you so much, bye bye.